बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले चंद महीनों से लेकर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया के अंदर, उनको लेकर रूलिंग पार्टी के अंदर गुस्सा है और पैनिक भी है। अच्छा, एक तो इंटरनल मैटर है कि वहाँ पर जो अपोजिशन का अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, उसको लेकर मोदी साहब हकीकतन बहुत परेशान हैं। और वहाँ से सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही हैं, कुछ दोस्तों से बात हुई वहाँ पर बीजेपी से जुड़े हुए दोस्तों से, तो वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि जी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने पर एक माहौल बन रहा है बीजेपी के अंदर। वो समझ रहे हैं कि ये जो अपोजिशन का इंडिया अलायंस बना था, इनिशियली तो राहुल गांधी ने 15 पार्टियों को दावतनामे दिए थे कि आइए आप सब मिलके हमारे साथ अलायंस बनाएं, अगली सरकार हमारी ही बनेगी। अब 15 से देखते ही देखते 25 पार्टियां हो गई इंडिया अलायंस में। और अब जो तीसरा इनका एक इवेंट हुआ मुंबई के अंदर, तीसरी मर्तबा ये लोग मिले इंडिया अलायंस वाले, तीसरे इज्तिमा के अंदर, तीसरे इजलास के अंदर 25 से 28 हो गई हैं पार्टियों की तादाद वहाँ पर। और 49% इनका वोट शेयर ट्रेडिशनली रहा है। अगर इन सारी पार्टियों का वोट काउंट करें, इंडिया में जो टोटल वोट पड़ते हैं ना जितने हिस्टोरिकली, तो 49% जो वोट है वो इनको पड़ रहे होते थे। लेकिन 3 एक्स्ट्रा पार्टियां चूंकि ऐड हुई हैं तो ये 50 से क्रॉस कर गया है वोट का शेयर जो है इंडिया का। वो इन पार्टियों का, ये जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, इनके पास 50% से ज़्यादा का वोट शेयर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि इनके मुकाबले में जो बीजेपी और उनके इत्तेहादी हैं उनको रवायती तौर पर सिर्फ 41% वोट पड़ रहा होता है इंडिया में। तो ये अलायंस नीचे हो गया है और इंडिया अलायंस राहुल गांधी वाला ऊपर हो गया है। इसको लेकर शदीद चिंता है। कल भी मैंने अपने फेसबुक के पेज पे भी लगाया था और यूट्यूब की कम्युनिटी जो टैब है उसके अंदर भी मैंने ये जानकारी आपको दी थी कि 56 इंच यानी कि मोदी साहब इज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट अपोजिशंस इंडिया अलायंस एंड ही इज सीरियसली कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ अर्ली इलेक्शंस दिस ईयर। सोर्सेज आर क्लेमिंग दैट ही कुड होल्ड इलेक्शंस अराउंड द opening of Ayodhya's illegal temple and the election narrative will be Hindu nationalism। illegal temple इसलिए क्योंकि इंडिया का जब इंडिया बना था ना, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है। रंजन गोगोई जो कि बाद में इनाम के तौर पर राज्यसभा का मेंबर बना, उस वक्त ये चीफ जस्टिस था जिसने ये फैसला दिया था राम मंदिर वाला, उसको उठा के इनाम के तौर पर राज्यसभा में नौकरी दे दी गई, उसको मिनिस्टर मंत्री बना दिया गया एक तरह से। तो उसने इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इग्नोर करते हुए गैर कानूनी फैसला दिया हुआ है बेसिकली। और ये जो मसला था अयोध्या वाला, ये असल में ज़मीन की मिल्कियत का मसला था। रंजन गोगोई ने बिलीफ के एतबार पर यानी रिलीजन के हिसाब से उसका फैसला दिया है, लेकिन रिलीजन का मसला नहीं था, ज़मीन की मिल्कियत का फैसला था। रिलीजन जो है ना वो तो हर एक की अपनी चॉइस है। मैं समझता हूँ मेरा रिलीजन ठीक है, कोई और जो दूसरे रिलीजन का होगा उसकी ये जजमेंट होगी कि मेरा ठीक है। तो इसकी बुनियाद पे दुनिया का कोई भी जज फैसला दे ही नहीं सकता, लेकिन रंजन गोगोई ने ये बेवकूफ़ी की थी और इसलिए मैंने इसको इलीगल कहा है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी ये बन रही है कि हिंदू नेशनलिज्म को बेस बनाएंगे और इतनी ज़्यादा कोई मैसिव किस्म की कैंपेन करेंगे जब ये अयोध्या का टेम्पल बनेगा, तो इसी की आड़ में हम लोग जो है इलेक्शन की कैंपेन करेंगे। और इसके बीच ये भी हो सकता है कि ज्ञानवापी के ऊपर भी कोई सिग्निफिकेंट अपडेट आपको सुनने को मिल सकती है, कोई और गैर कानूनी फैसला। और इसी तरह से कुछ और इंडिया के अंदर मजहबी एतबार से कोई न्यूज़ आपको सुनने को बड़ी मिल सकती है। कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है जिनको करके वो पब्लिक उल्लू बनाने के चक्कर में वोट लेने के लिए। तो ये इलेक्शन की उनकी स्ट्रेटजी है, इस पर वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन दाल नहीं गलेगी। वो जो 50% से ज़्यादा शेयर रख के बैठा हुआ ना इंडिया अलायंस अपोजिशन वालों का, वो तगड़ा है इनके मुकाबले में। अच्छा, ये तो अब इंटरनल फ्रंट्स पे प्रॉब्लम्स है ना बीजेपी को। एक्सटर्नल फ्रंट्स पे चाइना उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है। शी जिनपिंग G20 में नहीं आ रहा, और G20 के हवाले से भी एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बता दूं कि इसका ज्वाइंट एलामिया नहीं आएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट इसकी नहीं आएगी G20 की। मेरा नहीं ख्याल कि आखिरी बार पता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ कि G20 का
ज्वाइंट स्टेटमेंट कभी ना आया हो। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि ऐसा कभी हुआ हो, देखना पड़ेगा। मेरे याददाश्त में नहीं आ रहा कि कभी ऐसा हुआ हो कि ज्वाइंट इसकी स्टेटमेंट ना आई हो, लेकिन इस बार आएगी क्योंकि ये फेल होगा इजलास और इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आएगी। ज्वाइंट स्टेटमेंट ना आने का मतलब ये है कि G20 के अंदर दरार और वो इंडिया के अंदर पड़ी और इंडिया की जो G20 की समिट है वो फ्लॉप होगी। शी जिनपिंग नहीं आ रहा, पुतिन नहीं आ रहा, इसके साथ कुछ और भी लीडर्स के बारे में इतलात आ रही हैं कि वो भी शायद ना आए। चाइना का प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं आ रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आएगा और उनकी स्पीच सख्त हो सकती है, उनकी स्टेटमेंट्स वहां से सख्त आ सकती हैं, इसके भी चांसेस हाई हैं। तो इन सारी बातों को लेकर गुस्सा है इंडिया में, बहुत गुस्सा है। बीजेपी के सर्कल्स में बड़ा गुस्सा है चाइना के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर, दोनों के ऊपर। वो कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा खासा खा पी रहे थे, ये जब से उठा है मुल्क के अंदर राहुल गांधी, वो जो इसने गुज़िश्ता साल अचानक से स्पीड पकड़ी और यात्रा इसने निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब से लेकर इसने मोमेंटम बनाया और उस मोमेंटम को कैरी ऑन करते हुए इसने इतना बड़ा अपोजिशन अलायंस बना दिया हुआ है और हमारा अब इलेक्शन में बचना मुश्किल है। और दूसरा, चाइना से वो बड़ा परेशान है। अच्छा, मीडिया के अंदर भी गुस्सा नज़र आ रहा है। मैं पढ़ रहा था यूरेशियन टाइम्स को, उसके अंदर चाइना के हवाले से एक आर्टिकल देखा, मुझे राइटर साहब का गुस्सा बड़ा नज़र आया उसके अंदर। मतलब वो खुश नहीं है चाइना से, ये सारी जो भी चीज़ें हुई हैं, G20 में चाइना का ना आना, फिर वो जो मैप्स चाइना ने जारी किए हैं उसके हवाले से भी वो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो है वो अपनी गिरती हुई इकोनॉमी से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह। यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि कार्टोग्राफिक वॉर, China's worst diplomatic blunder comes at most inopportune time for Xi Jinping। और इसमें वो कहते हैं कि the 2023 edition of the Standard Map of China released by the Ministry of Natural Resources of the Chinese Communist Party on August 28 would have made military general and philosopher Sun Tzu proud. Still, it has come at the worst time for President Xi Jinping। अच्छा, sun Tzu जो था वो फिलोसोफर था और मिलिट्री का जनरल था चाइना, किसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। sun Tzu का एक कॉल था कि अगर दुश्मन आपके सामने पावरफुल है तो फिर आप दुश्मन के साथ नहीं लड़ें, आप उसके साथ लड़ें जिसके साथ लड़ाई में दुश्मन को प्रॉब्लम हो रही हो। यानी वीक लिंक पे अटैक करें, डायरेक्टली मत लड़ें, वीक लिंक के ऊपर उसके हाथ रखें, दुखती रग पे हाथ रखें। तो कुछ ये कहने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इंडिया को और चाइना को कैसे ये राइटर साहब कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों इक्वल फोर्सेस है। इक्वल फोर्सेस है ही नहीं। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री गैप इतना बड़ा है कि यहाँ वीक और स्ट्रांग फोर्स की तो कोई बात ही नहीं है ना। और सारी दुनिया जानती है इंडिया इज अ वीक फोर्स अगेंस्ट चाइना। अगर ये स्ट्रांग फोर्स होते तो 3 साल से अपना इलाका नहीं हासिल कर लेते वापस लद्दाख के अंदर, गलवान का इलाका, जीतू देशपांग का इलाका, क्या कर लिया इंडिया ने? कुछ भी नहीं कर पाए। तो वीक फोर्स असल में इंडिया है। खैर, यहाँ पर ये sun Tzu साहब वाला जो मिसाल था वो वैसे बनता नहीं था। और आखिर में ये लिख रहे हैं, ये NC बिपिन साहब का आर्टिकल है, इनके बारे में मैं बात करता रहता हूँ। इज वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स। अच्छा लिखते हैं, लेकिन कुछ बातों में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वो नैरेटिव रखते हैं जो कि बीजेपी को भी थोड़ा सा सूट करता है। कहते हैं, रादर देन इन्वेंटिंग चाइनीज नेम्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, द कम्युनिस्ट पार्टी मस्ट परहैप्स look hard at Tibet and Beijing's record of human rights violations in the region। अब यही बातें तो इंडिया के ऊपर भी अप्लाई कर रहा होता है चाइना। भाई इंडिया को देखें, उससे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कहाँ हो रही होती हैं। ये क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर? मणिपुर में क्या हो रहा है? इतने अरसे से अभी तक वो बॉयल हो रहा है ना, मणिपुर कोई ठंडा नहीं हुआ, अभी तक सिविल वॉर जारी है वहाँ पर। और फिर हरियाणा में क्या हुआ है रिसेंटली, पुलिस तो फैसिलिटेटर बन रही होती है क्रिमिनल्स की, और गाँव के नाम पे कितने लोग मारे जाते हैं रोजाना। तो ह्यूमन राइट्स की तो खैर ऐसे ही बात है ना, वो तो इंडिया का रिकॉर्ड तो चाइना से ज्यादा खराब है। फिर कहते हैं कि इट इज हाई टाइम दैट कम्युनिस्ट पार्टी रियलाइजेज दैट फिक्शियस मैप कैन नॉट सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सफरिंग, द पीपल ऑफ चाइना डिजर्व बेटर। फिक्शियस मैप आप इसको कह रहे हैं, लेकिन मैप चेंज हुआ है 2020 में। आप देखें मैप चेंज हुआ है और उसके बाद से लेकर मुसलसल चेंज हो रहा है, चाइना अंदर घुसता हुआ चला आ रहा है। तो फिक्शियस मैप कहने के लिए तो ये ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, स्पेशली इफ़ यू आर इंडियन। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट वो रियल में उसको चेंज कर रहे हैं। फिक्शियस मैप नहीं है, वो रियल में उसको चेंज कर रहे हैं। अक्साई चिन्ह तो उनके पास है ही ना ऑलरेडी, वो तो लद्दाख के अंदर भी घुसते चले आ रहे हैं। अरुणाचल के अंदर सैटेलाइट मैप्स आए हैं, खुद इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया हुआ है कि कई गाँव बन गए वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चाइनीज गांव बन गए। तो ये फिक्शियस मैप नहीं है, वो अपनी जो अथॉरिटी है वो भी इन एरियाज के ऊपर टाइम टू टाइम जताते रहते हैं।